मस्कीटो काटने के कितने दिन बाद किसी को ये सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं? मस्कीटो काटने के अराउंड 3 to 7 डेज के अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं। दिमाग का मलेरिया भी लोगों में पाया जाता है क्योंकि काफी केसेस में जानलेवा होता है। तो फैल्सीपैरम मलेरिया का वन ऑफ द सीवियर कॉम्प्लिकेशन सेरिब्रल मलेरिया है कि दिमाग के अंदर बुखार मलेरिया का चला। और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और ओवेल के अंदर तो डेफिनेटली इस ड्रग को दिया जाता है क्योंकि दे आर नोन टू कॉज रिलैप्स। मिसकंसेप्शन है अभी लोगों में कि मलेरिया खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है। एक मच्छर आपकी जिंदगी बदल सकता है। जी नहीं, हम किसी फिल्म के डायलॉग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मच्छर से होने वाली एक बहुत ही गंभीर बीमारी मलेरिया के बारे में बात कर रहे हैं। मलेरिया हर वर्ष लाखों करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाता है और लाखों लोग इसके कारण अपनी जान खो बैठते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवनीत। डॉक्टर नवनीत, आपका शो पे स्वागत। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि मलेरिया क्या है और ये कैसे फैलता है। तो सर बेसिकली मलेरिया एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। अब वेक्टर बोर्न डिजीज का मतलब होता है कि किसी वेक्टर यानी कि किसी साधन से हमें फैलता है। तो मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है। मलेरिया मच्छर का डिजीज नहीं है जी। बेसिकली वो एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअल डिजीज है। तो प्रोटोजोआ बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक ही सेल होता है। वो पहले मच्छर को इन्फेक्ट करता है और मच्छर जब हमें काटता है तो वो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। तो ये मलेरिया का ट्रांसमिशन है ह्यूमंस में। तो मलेरिया एक पैरासाइट की वजह से होता है या प्रोटोजोआ जैसे आपने बताया एक ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है जो मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में फैलता है। बिल्कुल। तो इसके क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम के आपने बताया क्या? तो बेसिकली प्लाज्मोडियम डिफरेंट स्पीशीज में देखने को मिलता है। डिफरेंट स्पीशीज जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो कि कॉमनली मलेरिया कॉज करता है एशिया और अफ्रीकन में। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम एक और स्पीशी है उसकी जो अफ्रीका के अंदर सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कॉज करती है और इंडिया में भी वही सीवियर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया कॉज। उसके अलावा जो बाकी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसमें प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम कनौल्सी और प्लाज्मोडियम मलेरियम। इसके अलावा जो वाइवैक्स होता है उसके आगे सब स्पीशीज भी होते हैं। तो टोटल 5 मेजर स्पीशीज हैं। सब स्पीशीज को मिला के अराउंड 6 स्पीशीज होते हैं जिसमें मिलता है। जो प्लाज्मोडियम कनौल्सी होता है वो बेसिकली मंकीज के अंदर मलेरिया को बेसिकली स्प्रेड करता है, बट ये ह्यूमंस में भी स्प्रेड होता है ऑन अ लोअर लेवल। तो इसीलिए ह्यूमन पैथोजन भी माना जाता है। इसमें सबसे सीवियर वाला मलेरिया किससे कॉज होता है? तो सीवियर मलेरिया मोस्टली मेजरली प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से कॉज होता है। अफ्रीका पहले डोमिनेंट ऑफ फैल्सीपैरम स्टेन था। अब इंडिया के अंदर भी वाइवैक्स और फैल्सीपैरम ऑल्टरनेट स्टेन्स मिलते हैं जिससे हम भी सीवियर मलेरिया के शिकार होते हैं। तो इसका क्या साइकिल रहता है? थोड़ा सा ब्रीफली हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे ये मच्छरों के द्वारा हमारे शरीर में आता है। तो बेसिकली मच्छर सपोज करते हैं कि मच्छर इन्फेक्टेड है मलेरिया से पहले। जब हमें ये भी देखना है कि इसकी एक तो सेक्सुअल साइकिल होती है और एक एसेक्सुअल साइकिल। तो ह्यूमंस में तो एसेक्सुअल साइकिल हमारे को कॉज करता है। जो उसकी सेक्सुअल साइकिल है, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जहां से वो एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है, वो मस्कीटो। तो क्या होता है कि एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिल मस्कीटो जो कि डेंगू भी स्प्रेड करता है उसी वेक्टर से ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। तो वो जब हमें काटता है आके, जो एनोफिल मस्कीटो हमें ब्लड मील लेगा तो वो उसके अंदर जो मलेरिया का पैरासाइट, जो मलेरिया का प्रोटोजोआ है, वो ह्यूमन बॉडी में डालते हैं। ब्लड से ये ट्रैवल करके हमारे आरबीसीज में जाए जहां ये मल्टीप्लाई होगा। तो मान लो एक ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट किया उन्होंने, उसके बाद ब्लड के अंदर आरबीसीज में जाके ये 50 to 100 सेल्स बना देगा। फिर आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय करने के बाद लिवर में जाएगा। जब ये ब्लड आरबीसीज को तोड़ के लिवर में जाता है, उस पार्ट में वायरीमिया, उस पार्ट में पैरासाइटीमिया ब्लड के अंदर बहुत कॉमनली मिलता है और इससे सिम्टम्स आते हैं सारे। जो बुखार आना शुरू होता है या फिर जितने भी हमारे रीनल फेलियर, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम्स जितने भी आते हैं वो यहाँ पार्ट से आने शुरू होते हैं और इवेंचुअली लिवर को इफेक्ट करता है, लिवर फेलियर कन्वर्ट करता है और वहां पर ये कई अपने रिजर्व्स बना लेता है जिससे ये रिकरेंट मलेरिया में कॉज करता है और वहीं से ये दोबारा ब्लड में आके सेक्सुअली मस्कीटो में ट्रांसफर होता है। तो ये इसकी एक पूरी लाइफ साइकिल है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोली कि ये एक एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो की बाइट से होता है। मेजॉरिटी उनसे होता है, क्यूलेक्स वगैरह से भी होता है, बट मेजॉरिटी एनोफिल मस्कीटो ट्रांसमिट।
और इसका भी काटने का कुछ इसका एक टाइम होता है कि इस टाइम पे दिन के इस टाइम पे ये काटेगा और मलेरिया को फैलाएगा। जनरली अप टू 90% केसेस में ये दिन में काटता है, दूर तक उड़ के गोडों के ऊपर वाले एरिया पे काटता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये उसके नीचे काट रहा है तो मलेरिया नहीं ट्रांसमिट कर सकता, रात को काट रहा है तो मलेरिया नहीं ट्रांसमिट कर सकता है, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल। यूजुअली ये सुनते हैं कि मलेरिया का मॉस्किटो रात में ज्यादा काटता है और डेंगू का मॉस्किटो दिन में, जैसे एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो दिन में काटता है डेंगू वाला। तो बेसिकली एडीज और जो प्लाज्मोडियम है इसके वेक्टर में डिफरेंस है, जो एनोफिल, क्यूलेक्स और बाकी सारे मस्कीटो की स्पीसीज हैं। तो मलेरिया मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एनोफिल से स्प्रेड करता है, बट दूसरे में भी काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। हाउएवर जो डेंगू है वो मेजॉरिटी फीमेल एनोफिल से स्प्रेड करता है, तो इसलिए वो डे के अंदर उसको ज्यादा दिखा। तो आगे हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले तो बताइए कि जैसे मॉस्किटो काटने के कितने दिन बाद किसी को ये सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड की आप बात कर रहे हैं। बेसिकली मस्कीटो काटने के अराउंड 3 to 7 डेज के अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो सकते। तो इंक्यूबेशन पीरियड कैन बी एज लो एज 3 days एंड एज हाई एज इन वीक्स। मतलब मैं एक पर्टिकुलर नंबर नहीं कोट करूंगा क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड एक एवरेज मीन का लिया जाता है, तो वो वीक्स में भी हो सकता है। बट जनरली 3 to 7 डेज के अंदर सिम्टम्स, फर्स्ट सिम्टम ऑफ फीवर आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक दिन या 2 दिन पहले ही मच्छर काटा और सिम्टम आए हो। नॉर्मली ये 3 दिन से स्टार्ट होके कई हफ्तों के बाद में भी सिम्टम आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि बॉडी में जो प्रोटोजोआ, जो प्लाज्मोडियम है, वो कितनी तेजी से रेप्लिकेट हो रहा है, उस वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स एक व्यक्ति को आते हैं आफ्टर गेटिंग द इन्फेक्शन? तो मोस्ट कॉमन सिम्टम तो जिसको लेके लोग आते हैं हॉस्पिटल वो तो फीवर। लेमैन टर्म में बोले तो बुखार आया, वन ऑफ द कॉज मलेरिया मान सकते हैं इंडिया के अंदर, वन ऑफ द कॉज, नॉट द कॉज। उसके अलावा मलेरिया के स्पेसिफिक सिम्टम्स जो होते हैं वो पैटर्न ऑफ फीवर होता है। तो जैसे एक दिन बुखार आया, उसके बाद एक दिन उतर गया, फिर दोबारा से बुखार चढ़ गया, हाई ग्रेड फीवर मोर देन 104 डिग्री। तो 2 दिन के बाद एक दिन की बुखार ने ब्रेक ली, इनकॉन्टिन्यूअस फीवर टाइप का जो फीवर होता है वो मलेरिया के अंदर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ठंड लग के बुखार चलता है जिसे चिल्स बोलते हैं, तो ये भी एक हाई फीवर का सिम्टम माना जाता है मेडिकल हिस्ट्री के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर बॉडी एक्स होती हैं, दो ये स्क्रब टाइफस और लेप्टो से कम होती हैं, बट बॉडी एक्स, मसल पेन्स प्रेजेंट। इसके अंदर जॉइंट पेन्स भी हो सकते हैं बट उतने नहीं होते हैं जैसे डेंगू को तो हम मानते हैं कि ब्रेक बोन फीवर नाम भी है कि उसमें बहुत ज्यादा बोन पेन होता है। तो ये बेसिकली ट्रॉपिकल इन्फेक्शंस के अंडर कवर होते हैं। जैसे ट्रॉपिकल कंट्री है हमारी, हमारा क्लाइमेट जैसे है, उसके अंडर ये सारे कवर हो जाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरलैपिंग सिम्टम्स हर उसके नहीं हो। ओवरलैपिंग सिम्टम्स होंगे, बट जब बात करने से सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर हमें पता लगता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है और क्या करना है। इसके अलावा मलेरिया मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन कॉज करता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स को इफेक्ट करेगा, तो लंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर देगा। किडनीज को भी इफेक्ट करता है, किडनीज के अंदर कोला कलर्ड यूरिन कॉज करेगा, फिर क्रिएटिनिन बढ़ाएगा, रीनल फेलियर कॉज करेगा। लिवर के अंदर भी ऐसे ही परमानेंट हेपेटिक फेलियर कॉज कर सकता है, या फिर अक्यूट लिवर फेलियर भी कॉज कर सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये मलेरिया में कॉमनली देखते हैं। एक और सीवियर मलेरिया का एक सेरिब्रल मलेरिया यानी दिमाग का मलेरिया भी लोगों में पाया जाता है, जो कि काफी केसेस में जानलेवा होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। मलेरिया बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड होता है। अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में बुखार होएगा, आप ट्रीट करोगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया जनरली फैल्सीपैरम मलेरिया से फैलता है, जो कि इंडिया में काफी कॉमन। तो फैल्सीपैरम मलेरिया का वन ऑफ द सीवियर कॉम्प्लिकेशन सेरिब्रल मलेरिया है, कि दिमाग के अंदर बुखार मलेरिया का चला है, उसके अंदर दौरे पड़ना, एनकेफेलोपैथी यानी कि ऑल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम हो जाना, कि आपको इन्फेक्शन हो, हाँ, कि दिमाग का इन्फेक्शन आप कह सकते हैं उसको, कि दिमाग को इफेक्ट करके इन्फेक्शन हो गया वहां पर। तो ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ सीवियर मलेरिया। इसके साथ साथ रीनल फेलियर सेट इन हो जाना, लिवर फेलियर सेट इन हो जाना, जो आपके टेस्ट हैं उसके अंदर बॉडी में एसिडोसिस यानी कि एसिड का ज्यादा बढ़ना, और आपके रेस्पिरेशन को या कि आपकी सांस लेने की क्षमता को डिक्रीज कर देना। तो ये सारे भी सीवियर मलेरिया के पार्ट्स हैं। इसके साथ साथ शुगर लेवल भी उसके अंदर बहुत कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बेहोशी आ जाती है, या जिसकी वजह से बॉडी के सेल्स को एडिक्वेट एनर्जी नहीं मिलती और हमारी ऑक्सीजनेशन कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे सीवियर मलेरिया के पार्ट्स। ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का इन्फेक्शन और कितनी सीवियरिटी है, जिसकी वजह से आपके बॉडी पार्ट डिफरेंट
ऑर्गन्स इफेक्ट हो सकते हैं और आगे चल के वो जानलेवा हो सकते बिल्कुल। इसमें ये भी है कि आपका इम्यून स्टेटस क्या है। जैसे प्रेगनेंसी में, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स में, जो पेशेंट्स कैंसर की ट्रीटमेंट लेते हैं, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, रेडिएशंस, या फिर कोई ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जो बायोलॉजिकल्स के ऊपर हैं, उसके अंदर सीवियर मलेरिया काफी कॉमनली अदर टाइप ऑफ मलेरियल पैथोजन से भी हो सकता है। तो इम्यूनिटी स्टेटस और कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा स्पीशी ऑफ मलेरिया ऑर्गेनिज्म इफेक्ट कर रहा है, ये दोनों पे डिपेंड करता है कि आप सीवियरिटी ऑफ मलेरिया कितनी देखते हैं। तो हम देखते हैं कि बच्चों में ही इसकी सीवियरिटी ज्यादा होती है, जैसे कि हमने बताया कि इम्यूनिटी से ही रिलेटेड इसे कह सकते हैं कि छोटे बच्चों में जिनमें मलेरिया होता है उनमें ये ज्यादा जानलेवा होता है। छोटे बच्चों के अंदर जैसे मैं बात करूं अफ्रीकन वर्सेस एशियन कंट्रीज की, तो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर तो इतना सीवियर मलेरिया होता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड लाइक DNA सीक्वेंसेस हैं उनके, कि कई अफ्रीकन कंट्रीज में सिकल सेल एनीमिया जिसको बोला जाता है वो प्रीडोमिनेंटली नॉर्मल ब्लड टाइप बन गया है, क्योंकि सिकलिंग जब सेल्स की होती है तो वो जो वो फैल्सीपैरम मलेरिया है उसको सेल के अंदर एंटर नहीं होने देता है। तो ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म हुए हैं और वहां पर डेफिनेटली सीवियर मलेरिया होता है, स्प्लीन बढ़ जाता है। बट बच्चों के अंदर एक रीजन ये भी है कि प्रीवियस इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, एक्सपोज टू एंटीजेंस नहीं होते हैं। तो फर्स्ट इन्फेक्शन के अंदर जब बी सेल अपनी इम्यूनिटी मेमोरी बी सेल जब नहीं बने होते हैं, जो इम्यूनिटी की मेमोरी होती है, तो जब वो नहीं बने होते हैं तो ऑब्वियसली बॉडी टाइम लेती है, और जितना बॉडी टाइम लेगी अटैक को रिकूपरेट करने के लिए उतना वो फैलेगा जब तक उसे होल्ड ना किया। तो बच्चों में ये दिक्कत है, इसी कारण से ये बच्चों में ज्यादा खतरा। तो अगर जैसे सिम्टम्स आए पेशेंट को आपके पास आता है, तो हाउ डू यू डायग्नोज इट कि ये मलेरिया है या फिर ये कोई और इन्फेक्शियस डिजीज? सर सबसे पहले अक्यूट फेब्राइल इलनेस और अक्यूट अनडिफरेंशिएटेड फीवर को डायग्नोज किया जाता है पेशेंट से हिस्ट्री लेके, उससे बात करें। अगर 5 से 7 दिन का बुखार है तो मोर और लेस हम डेंगू जैसे उसको थोड़ा निगेट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 7 दिन से ऊपर वायरल डिजीजेस जनरली चलते हैं। तो ये एक सेइंग भी है आईडी के अंदर कि 3 दिन तक बुखार घर पे रह के वेट करो, 3 दिन के बाद एक नॉर्मल कंसल्ट लो, और अगर 7 दिन से ऊपर आ गया तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाओ। तो वो 7 डेज का हम भी एक बैरियर लेते हैं। अगर उससे ऊपर बुखार आ रहा है और एसोसिएटेड सिम्टम्स जब पूछते हैं, जैसे कि एक लेमडस प्रोफाइल हमारी रेजिडेंसी में बोला जाता था, जिसमें लेप्टोस्पायरा, एंटेरिक फीवर, मलेरिया, डेंगू और स्क्रब टाइफस का इकट्ठे हिस्ट्री ली जाती थी। इनके सारे सिम्टम्स जैसे बॉडी एक्स होना, कितनी सिवियरिटी ऑफ बॉडी एक्स हो रही है, यूरिन का क्या कलर आ रहा है, सांस लेने में कितनी दिक्कत आ रही है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम है कि नहीं है, मसल पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हिस्ट्रीज लेके एक्सक्लूड किया जाता है कि हमें कौन सी टेस्टिंग करनी है। बट क्योंकि जब ट्रॉपिकल सीजन होता है उसमें मिक्स्ड इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे बारिशें हो रही हैं, उसके पोस्ट रेनी सीजन होता है, ये मेन इन्फेक्टिव सीजन होता है, तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन सभी की भेजी जाती हैं। एक लेमडस प्रोफाइल भेजी जाती है जिसको पॉजिटिव या नेगेटिव आने पे रूल आउट या रूल इन किया जाता है डिजीज, और उसको उसके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस। तो बेसिकली हम लोग हिस्ट्री के बेसिस पे फर्दर टेस्ट भेजते हैं कि सभी इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए टेस्ट भेजे जाते हैं, और उसमें जो पॉजिटिव आए उस हिसाब से आगे मैनेजमेंट करते हैं। तो अगर मलेरिया के टेस्ट जैसे पॉजिटिव आते हैं तो उसमें क्या क्या टेस्ट होते हैं और कैसे उसे हम इंटरप्रेट करते हैं? तो बेसिकली मलेरिया के टेस्ट नॉर्मल एक पेरिफेरल ब्लड फिल्म होती है, बहुत सस्ता टेस्ट भी है और बहुत इफेक्टिव टेस्ट भी है। उसमें मलेरिया माइक्रोस्कोप के अंडर दिख जाता है। 2 तरह की बनती है, थिन फिल्म बनती है, थिक स्मीयर बनता है। तो जो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो थिक स्मीयर होता है उसमें WBCs के अंदर 20 से 50 WBCs को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि मलेरिया की एक पर्टिकुलर शेप जो सेल्स के अंदर होती है वो है कि नहीं। उसी में पता लग जाता है कि मलेरिया है कि नहीं। बट ये डिफिकल्ट टू सी है क्योंकि ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। कितना एक्सपीरियंस है आपके डॉक्टर का जो माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, जो पैथोलॉजिस्ट हैं, कितने वो ट्रेन्ड टू सी द हेमेटोलॉजिकल इश्यूज ऑफ इन्फेक्शंस हैं। उसके अलावा एक थिन फिल्म बनती है, थिन फिल्म के अंदर 1000 RBCs देखे जाते हैं, उसके अंदर मलेरिया की स्टेज बता दी जाती है कि इस स्टेज पे है, क्योंकि जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा होता है उसके रिंग सेल्स होते हैं, सिगरेट टाइप्स के सेल्स होते हैं, कई बार स्टार जैसा पैटर्न आता है, तो उस पे हम स्टेजेस डिपेंड करते हैं। बट ये टेस्ट जो है ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, थोड़ा टाइम। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम हिस्टिड एनरिच्ड पेप्टाइड होता है जो कि एक कार्ड टेस्ट है। उसमें कार्ड पे 2 ड्रॉप्स ब्लड के डालेंगे, उसे एक सोल्यूशन में मिक्स करेंगे जिसमें एंटीबॉडीज होती हैं, बेसिकली मोनोक्लोनल। तो वो वहां चिपक जाएगी, हमें एक वो दे देगी, लाइन दे देगी, तो वो डायग्नोज कर देगा जल्दी। बट प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ फैल्सीपैरम मलेरिया के लिए,
तो एक स्ट्रेन के लिए है सिर्फ, उसमें भी एक टाइप का ही डायग्नोसिस। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम हिस्टिडिन रिच पेप्टाइड उसके लिए है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम का एलडीएच आता है जो वाइवैक्स और फैल्सीपैरम दोनों को दिखाता है, जो कि मेजर कंपोनेंट इंडिया के है। उसके अलावा एक आर्जिनिन स्टेन के साथ टेस्ट किया जाता है, बट वो बहुत वाइडली प्रैक्टिस नहीं है। ये 4-5 टेस्ट हैं मलेरिया के जो यूज होते हैं। तो जो आपने ये टिप टेस्ट बताया जिसमें 2 बूंदें डालते हैं, वो एक रैपिड डायग्नोस्टिक, बिल्कुल वो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। उसमें हमें विद इन मिनट्स रिपोर्ट मिल जाती है कि पर्टिकुलर मलेरियल स्ट्रेन से इन्फेक्शन है या नहीं। डेफिनेटली, बिल्कुल जी। तो आगे चलते हैं इसकी मैनेजमेंट की ओर। तो अगर मलेरिया का जैसे पेशेंट आता है और आपके पास 2-3 दिन बाद फीवर के बाद आया, तो हाउ डू यू मैनेज इट आफ्टर डायग्नोजिंग कि भी मलेरिया टेस्ट करने के बाद कि इसमें मलेरियल एंटीजन पॉजिटिव है, तो हाउ डू यू मैनेज? बेसिकली सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आता है, जैसे हम क्वार्टरनरी केयर सेंटर में काम करते हैं, तो रेफर्ड पेशेंट्स ज्यादा आते हैं। तो रेफर्ड पेशेंट्स में सबसे पहले तो हम एक डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी देखते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो WHO एक्रेडिटेड नहीं है, तो उनका पॉजिटिव आने का मतलब मलेरिया है ये नहीं। तो बेसिकली हम पहले टेस्टिंग किट से अपनी जो एक्रेडिटेड किट्स हैं उनसे टेस्ट करके देखते हैं कि कंफर्म, क्योंकि बाहर के टेस्ट अगर किसी ने मतलब छोटी लेबोरेटरी में जैसे कुछ टेस्ट हुए हैं, तो वो जरूरी नहीं है अगर उसमें पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही हो। बेस्ड ऑन दोज अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने लगे तो दैट कैन बी डेट्रीमेंटल, कि वो खराब भी हो सकता है। बेसिकली लेबोरेटरी बहुत बड़ा रोल प्ले, किसी भी स्पेशलिटी में अगर आप देखोगे क्लिनिशियन बिना लैब्स के कुछ नहीं कर सकता है ज़्यादा। तो एक राइट इंफॉर्मेशन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक क्लिनिकल पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल टीम वर्क होता है। तो अगर आपको राइट इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है तो राइट ट्रीटमेंट आप कर रहे हो। अगर आपको इंफॉर्मेशन राइट नहीं फीड की जा रही है, जो कि सब स्टैंडर्ड टेस्टिंग से WHO एक्रेडिटेड किट्स होती हैं, इंडिया उसको लेबल करता है, उसकी लाइक कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होती हैं। उन किट्स में से अगर किसी में मलेरिया पॉजिटिव आता है तो हम ट्रीटमेंट के लिए आगे। अब ट्रीटमेंट इसका क्लोरोक्विन सेंसिटिव और क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो मलेरिया का ट्रीटमेंट बेसिकली डिवाइड किया जाता है कि हमारा एरिया क्लोरोक्विन सेंसिटिव है कि रेजिस्टेंस है, उसके अलावा सीवियर मलेरिया है कि नॉर्मल मलेरिया, उसमें डिवाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीट। तो क्लोरोक्विन एक टाइप की ड्रग है जो मलेरिया में यूज होती है। अगर वो सबसे इनिशियल टाइप की ड्रग है जिस ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो अगर उससे सेंसिटिव है तो हम उस बेस पे ट्रीटमेंट करते हैं। अगर उससे रेजिस्टेंट है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो कैसे ये तो बेसिकली इंडिया के अंदर क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, वर्ल्ड वाइड क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। लेट अस से दिस, क्योंकि अभी एक नॉर्मल डिक्टम है। तो आर्टिसोनेट बेस्ड ट्रीटमेंट थेरेपीज होती हैं। तो फर्स्ट लाइन आर्टिसोनेट आस्पिमिथल होती है, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट के अंदर टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन। तो एक फर्स्ट लाइन ड्रग और एक सेकंड लाइन ड्रग दी जाती है। उसके साथ साथ रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए प्राइमाक्विन भी दी जाती है। तो बेसिकली प्राइमाक्विन देने से पहले हम G6PD और बाकी हेमोलिसिस के लिए देखते हैं, क्योंकि सल्फा ड्रग कैटेगरीज में आती है, कभी कभी रिएक्ट करती है, तो वो प्रिकॉशंस देखते हैं। और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और ओवेल के अंदर तो डेफिनेटली इस ड्रग को दिया जाता है, क्योंकि दे आर नोन टू कॉज रिलैप्सेस। वो बारी बारी होते हैं अगर उन्हें ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि लिवर में मैंने बताया था जैसे कि वो अपने सेल्स छुपा देते हैं, वो 6 महीने बाद 2 महीने बाद दोबारा से बाहर निकलना शुरू करते हैं, डोमिनेंट सेल्स जो होते हैं, तो वो रिलैप्स कॉज कर देते हैं। तो यही मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि रिकरेंस कितना कॉमन है। जैसे आपने बताया कि वाइवैक्स और ओवेल वाले अगर प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन होते हैं तो उनमें रिलैप्स या रिकरेंस हो सकता है। बिल्कुल बहुत कॉमन है। मतलब आप ये लगा के चल सकते हो, अगर आप प्राइमाक्विन नहीं देते हो, मतलब रिलैप्स को प्रिवेंट नहीं करते हो, तो शॉर्ट रिलैप्स होगा ही होगा, इतना कॉमन। अगर आपकी, क्योंकि आपके पास अभी ऐसे मॉलिक्यूलर एनालिसिस नहीं है, हम LMIC को बिलोंग करते हैं, बेसिकली लोअर मीडियम इनकम ग्रुप ऑफ कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, तो हमारा रिसोर्स जो है वो लेस स्पेंडिंग एंड मोर ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ड है, क्योंकि हम इस चीज में बिलीव नहीं करते हैं कि जीन भी जाके देख लें और ट्रीटमेंट कर दें, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे जरूरत भी नहीं होती है। बट जब हमें स्पीशी पता है हमारे यहाँ कौन सी कॉमन है, और अगर हमने उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दी, जैसे हमारा जो कार्ड टेस्ट मैंने बताया था, वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और फैल्सीपैरम के अंदर डिफरेंशिएट कर दे। अगर वाइवैक्स आया है और प्राइमाक्विन नहीं दे रहे हैं तो 60 से 70% रिलैप्स का चांस होता ही। तो कितने दिन में रिलैप्स हो सकता है? वो तो सर डिपेंड करता है कि कब डोमिनेंट सेल बाहर आए। वो आने को 2 दिन बाद भी आ जाएंगे, आने को 2 महीने बाद भी आ जाएंगे, आने को 2 साल बाद भी आ जाएंगे।
बट वो क्रिप्टोमिरोजॉइड्स होते जरूर है वहां पर और वो निकलते जरूर। उनका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है कि रिलैक्स को प्रिवेंशन करने के लिए, जैसे आपने बताया, प्रीमेक्विन से ट्रीटमेंट करना जरूरी है। आगे हम बात करना चाहेंगे प्रिवेंशन के बारे में। तो क्या क्या न्यू मोडालिटीज आ गई हैं और कैसे हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मॉस्किटो नेट्स वगैरह, कैसे हमें उनका यूज करना चाहिए ताकि हम इस इन्फेक्शन से बच सकें। तो फिजिकल बैरियर्स होते हैं बेसिकली, जैसे इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मस्कीटो नेट्स होती हैं। पहले काफी ज्यादा रोल था फिजिकल बैरियर्स का, आजकल लोग उसे प्रेफर नहीं करते हैं, इट सीम्स कूल इनफ नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो मस्कीटो को फिजिकली रोक देती है। उसके बाद स्प्रेज आती हैं। मॉस्किटो नेट वेरी एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ मच्छर है वहाँ मस्कीटो नेट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खुद देखो कि वो फ्री में आपको मच्छर से प्रिवेंट करवा रही है। और रात को जैसे आपने बताया मलेरिया का मच्छर, तो रात को जब आप सोते हो उसके अंदर सोते हो तो बड़े आराम से वो आपको बचा लेगी। नहीं तो आप स्प्रेज मारोगे। अब स्प्रेज के अंदर जो परमिथ्रिन और उसके अलावा डीईटी वगैरह जितने भी हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, अब मलेरिया पैरासाइट ने उसको रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, तो अब नए जेनेटिक इंजीनियर करके कंपाउंड बना रहे हैं। ऐसे ही सेम चीज कीमोप्रोफाइलैक्सिस के साथ है। तो जितना ज्यादा उसको केमिकली हिट करते रहेंगे उतना ज्यादा वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के साथ साथ म्यूटेट करता रहेगा। तो ये मेथड्स बेसिकली प्रिवेंशन के होते हैं। इसके अलावा पानी ना इकट्ठा होने देना, मच्छरों से बचना, फुल स्लीव्स पहनना, ये तो कॉमन से चीजें हैं जो हर कोई बीमारी को प्रिवेंट कर ही देती है। तो ये भी बड़े जरूरी है। तो पानी इकट्ठा होना जो आसपास हम देखते हैं, गवर्नमेंट के भी मेजर्स रहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं, जिससे कि वो समय समय पर अपने आसपास पानी को इकट्ठा होने से रोकते हैं, उसमें स्प्रेस करते हैं, जिससे मच्छर ना पनपे और इन्फेक्शन ना पैदा करें। तो एक और इसमें प्रिवेंशन का मेथड रहता है कीमो प्रिवेंशन की। जो कोई आदमी ऐसे एरिया में ट्रेवल कर रहा है जहाँ पे ये इसका प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए कुछ कीमो प्रिवेंशन होती है, कुछ दवाइयाँ लेते हैं, तो उसके बारे में। तो बेसिकली कीमो प्रिवेंशन ट्रैवलर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है नहीं, हम तो मलेरिया एंडेमिक कंट्री में ही रह रहे हैं। बट जो लोग साउथ अमेरिका से या फिर अमेरिकन साइड से या यूरोप से ट्रैवल करते हैं, तो अफ्रीकन या साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आते हैं, तो वो कीमोप्रोफाइलैक्सिस लेके आते हैं। क्योंकि वहां पर एक टाइम ऐसा भी था जब यूएस और नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स के अंदर मलेरिया का इरेडिकेशन को देख रहे थे, रेजिस्टेंस की वजह से वहां बढ़ने लगा। बट वहां पर इतना कॉमनली नहीं है, तो जब वो ट्रैवल करने आते हैं तो कीमोप्रोफाइलैक्सिस लेते हैं। तो 1 वीक बिफोर कमिंग टू 1 वीक आफ्टर रिटर्निंग कीमोप्रोफाइलैक्सिस चलता है। ये वेरियस एंटी मलेरिया ड्रग्स के साथ कर सकते हैं। जैसे आप उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं, उसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन का रोल है, उसी के अंदर मेफ्लोक्विन का रोल है, उसी के मेडिसिन से हम आगे लेके कीमोप्रोफाइलैक्सिस के लिए वो कर सकते हैं। और वैक्सीन का क्या रोल है इन प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया? तो मलेरिया वैक्सीन है बेसिकली RTS SAS01 नाम से, जो मॉस्क्यूरिक्स नाम से भी रिलीज हुई है। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट फाउंडेशन ने फंड किया था, 1960s में बनी थी वैक्सीन, मतलब शुरू किया था उसका वो। तो सर्कमस्पोरोजॉइड प्रोटीन जो होता है मलेरिया के अंदर एक पार्टिकल होता है, उसको उन्होंने इरिडिएट किया था और उसकी एक्टिविटी बदल के उसके अंदर वो एडजुवेंट्स डाले थे। अब वैक्सीन जब ये रिलीज हुई, फेज 3 ट्रायल हुआ, तो इसकी एफिकेसी जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी। 30 to 40% के अंदर इसकी एफिकेसी थी। और ये अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर एज अ पायलट प्रोग्राम इनिशिएट भी किया गया था। बट ये देखा गया, जैसे जब हम अपनी रेजिडेंसी कर रहे थे तो एक WHO का पेपर लिखा था हमने इसके ऊपर। उसमें हमने ये देखा था कि वैक्सीन की 3 ईयर जो इम्यूनिटी है वो वेन कर जाती है और कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी दिखाती है, कि ऐसा होता है कि वैक्सीन लगी ना हो इतनी एफिकेसी पे भी पहुंच जाती है। बट जब ये इनिशियल ईयर्स में देते हैं विद कीमोप्रोफाइलैक्सिस या फिर विद अदर प्रिवेंटिव मेथड्स, तब ये इसकी एफिकेसी जो है गुड इनफ होती है और ये मच्छरों का जो लाइक सीजन आता है उसमें मलेरिया को प्रिवेंट करने के काम है। तो अकेली वैक्सीन का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, बट प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ वैक्सीन एफिकेसी जरूर बनाता है। और ये वैक्सीन एक ही बार लगानी पड़ती है हर साल सीजन के साथ? अभी के लिए तो एक ही बार लगाई थी, जो पायलट प्रोग्राम आया था। अभी एक NEJM पे आर्टिकल भी आया था रिसेंटली, जिसमें उन्होंने सिंगल शॉट या फिर 1 ईयर के बाद बूस्टर्स का वो देखा है, बट उसकी एज सच कोई गाइडलाइन नहीं है। अभी तो इंडिया में वैसे भी अवेलेबल नहीं है, अभी तो अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर ही अवेलेबल हुई थी ये रिसेंटली जब मैंने पढ़ा था लास्ट।
ओके तो अभी वाइडली इसके डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल्स ओपन होंगे वो इसकी एफिकेसी पे बेस्ड ओपन होंगे। तो जिसके पास अवेलेबिलिटी है वो इसको प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ ले सकता है, जिसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है वो बहुत ज्यादा कुछ मिस नहीं कर रहा है, 10 to 20% एफिकेसी चांस मिस कर रहा है। तो एक आखिरी हमारे दर्शकों के लिए मैसेज टू प्रिवेंट एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, बहुत एक मिसकंसेप्शन है अभी लोगों में कि मलेरिया खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, अपना ध्यान रखना चाहिए। मलेरिया का बुखार इनिशिएट बुखार से होता है और वो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कब हो जाएगा ये किसी को भी नहीं पता है। तो प्रिवेंशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिलेंट रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि इस सीजन में ये बीमारी फैल रही है और उसका प्रिवेंशन उस पर्टिकुलर 1-2 महीने करना चाहिए। इससे आप हेल्दी भी रहेंगे और आपका जो इकोनॉमिक बर्डन है वो नील रहेगा और आपके जो गवर्नमेंट हेल्थ के रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है वो भी काफी बचेंगे। तो ये मैसेज मैं थैंक यू डॉक्टर नवनीत, हमारे दर्शकों के साथ मलेरिया से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए। तो हमने जाना कि मलेरिया कैसे फैलता है, उसके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। अगर आपके कुछ ऐसे सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।